हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 19वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 18 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, मात्र 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो अभी हम लोग 19वें प्रैक्टिस सेट में हम लोग रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, तो आप सारे वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का हिंदी का प्रश्न। हम लोग यहाँ पे सारे विषय के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहले हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। शुरू में प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पे दिया गया है, अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, डैश यश प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या होगा? अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, और यहाँ पे और होना चाहिए, और यश प्राप्त होता है। यहाँ पे देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे और फिल हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपको भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और आपको चेक करना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आपका 85 के अप्रॉक्स आ रहा है नंबर, तो इससे आपको यानी कि अगर आपका 85 आ रहा है तो एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा ईजिली। तो आप अच्छे से आपको काउंटिंग करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपका कितना मार्क्स सही हुआ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प को चूज करना है। यानी कि यहाँ पे अभिधान के बदले में क्या लिखा जा सकता है। अभिधान के बदले में यहाँ पे क्या हो सकता है, यही यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है। शब्द है कि क्या वाक्य है यहाँ पे, विष्णु के अनेक अभिधान है। विष्णु के अनेक अभिधान, अभिधान का क्या मतलब होता है? अभिधान का मतलब होता है नाम। यानी कि अभिधान और नाम दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे विष्णु के अनेक नाम है, तो यहाँ पे नाम ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है कि यहाँ भी प्रतिस्थापित करना है। उद्देश्य के बदले यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ये बताना है। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ पे उद्देश्य के बदले में प्रयोजन हो सकता है। प्रयोजन और उद्देश्य दोनों सेम ही चीज़ होता है। अगला प्रश्न है कि बट्टा लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? बट्टा लगाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बट्टा लगाना इसका क्या अर्थ होता है? बट्टा लगाना का अर्थ होता है कलंक लगाना। बट्टा लगाना का क्या अर्थ होता है? कलंक लगाना। अगला प्रश्न है कि आत्मघात का विलोम यहाँ पे चुनना है। आत्मघात का विलोम क्या होता है? आत्मघात का विलोम क्या होता है? आत्मघात का विलोम आत्मरक्षा होगा। आत्मघात का विलोम क्या होगा? आत्मरक्षा होगा। अगला प्रश्न, डाक के तीन पात इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? डाक के तीन पात इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा इसका अर्थ होता है परिवर्तन ना होना, या फिर जस का तस रहना। ये भी हो सकता है, परिवर्तन ना होना, जस का तस रहना। ये डाक के तीन पात का मुहावरे का सही अर्थ है। बिल्कुल सही आंसर है, परिवर्तन ना होना। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे क्या फील होगा? बंदूक एक उपयोगी डैश है। बंदूक एक उपयोगी क्या है? बंदूक को अस्त्र बोला जाता है। बंदूक को क्या बोलते हैं? अस्त्र बोला जाता है। जो चीज़ आप हाथ में रख के यूज करते हैं, हाथ में रख के सामने वाले को मारते हैं, उसको अस्त्र बोलते हैं, और शस्त्र बोलते हैं। यानी कि जो चीज़ जैसे दूर के व्यक्ति को हाथ में रख के मारा, जैसे गोली हो गया, बंदूक हो गया, या फिर तीर हो गया, ये सभी अस्त्र के अंदर आता है। और शस्त्र में आता है, शस्त्र में तलवार, चाकू, ये सभी शस्त्र में आता है। शस्त्र से ज़्यादा दूर तक प्रतिघात नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, इसमें से वह भाग ज्ञात करना है जिसमें से कोई त्रुटि है। यानी कि यहाँ पे गलती किस जगह है, ये चूज करना है। साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती हैं। इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती हैं। यहाँ पे इसी नींव का जो यहाँ पे दिया गया है, का बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इसी नींव पर होना चाहिए था। इसी नींव पर साहित्य की दीवार होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इसी नींव पर का ये गलत है, तो यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9। ये सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको अच्छे से देखना है। सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में डैश क्या होगा। ये एक पोएम का ये एक लाइन है। यहाँ पे आपको फील करना है, क्या फील होगा। यहाँ पे फील होगा कौन था। अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौन था, यह विचार मन में कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं। श्रेष्ठ कुल में जिनका जन्म हुआ हो उसको कुलीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कुलीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है रज्जु शब्द का पर्यायवाची, रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। रज्जु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। रज्जु को रस्सी भी बोला जाता है। रज्जु का पर्यायवाची क्या होगा, रस्सी हो जाएगा। रज्जु का पर्यायवाची क्या होगा, रस्सी हो जाएगा। अगला प्रश्न किए हुए काम के बदले में मिलने वाला धन क्या कहलाता है। किए गए काम के बदले में जो धन मिलता है उस धन को क्या कहते हैं। किए गए काम के बदले मिलने वाले धन को क्या कहते हैं। क्या सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा परिश्रमिक। परिश्रमिक होगा, परिश्रमिक, ये बिल्कुल सही आंसर है। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे चुनना है कि किसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है, किसका वर्तनी सही है। यहाँ पे चूज करना है कौन सा सही है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है जीजी विसा, ये बिल्कुल सही है। ध्यान से देखना, इसको जीजी विसा ऐसे ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालक के लिए एक शब्द होगा। 10 से 15 वर्ष का आयु के जो बालक होते हैं उनको क्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको किशोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, किशोर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य का विलोम क्या होगा। मुख्य का विलोम क्या होगा। मुख्य जो मेन होता है उसका विलोम होगा गौण, जो कि मेन नहीं है उसको गौण कहा जाता है। मुख्य का विलोम गौण होता है। अगला प्रश्न है देवासुर में समास है। देवासुर में कौन सा समास है, ये बताना है। देवासुर में कौन सा समास है। सही आंसर होगा द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है चंदू के चाचा ने चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें से कौन सा अलंकार है, ये बताना है। अलंकार को यहाँ पर चूज करना है। इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। ये एक अनुप्रास अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। जागृति का विलोम शब्द बताएं। जागृति का विलोम क्या होगा। जागृति का विलोम होगा सुसुप्ति। जागृति का विलोम क्या होगा, सुसुप्ति होगा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र की संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इस वाक्य में दोष है। इस वाक्य में एक मिस्टेक है, यानी कि दोष है। कहाँ पर है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक उन्नति मात्र से किसी राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पे कौन सा दोष है, पुनरुक्ति दोष है। अगला प्रश्न है कि प्यासा का तत्सम रूप है। प्यासा का तत्सम रूप क्या है। प्यासा का तत्सम रूप क्या होगा, प्यासा का तत्सम रूप होगा प्यासा, ये आपको पता होगा। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सेना का पर्यायवाची क्या होगा। सेना का पर्यायवाची क्या होगा, सैनिक ये नहीं होगा। सैनिक ये गलत है, सैनिक नहीं होगा। जो बच्चे सैनिक बोल रहे थे ये गलत है, सैनिक नहीं होगा। इसका आंसर होगा अनिक। सेना का पर्यायवाची अनिक होगा। पूर्वाहन का सही अर्थ है। पूर्वाहन का सही अर्थ क्या होगा। पूर्वाहन का सही अर्थ होगा दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का जो समय होता है इसको पूर्वाहन कहा जाता है। इंग्लिश में AM इसको बोला जाता है। दोपहर के पहले के समय को क्या कहते हैं, पूर्वाहन कहते हैं, और बाद के समय को अपराहन कहते हैं। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण है। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। अनुमोदन सूचक अव्यय का उदाहरण है अभिमुख। जी नहीं, अरे ठीक, कौन सा यहाँ पे ठीक जो आपको दिख रहा है, ठीक, ये
ये अनुमोदन सूचक अव्यय है, अनुमोदन सूचक अव्यय है। ठीक यहाँ पे जो दिया गया है। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालना, इसका क्या अर्थ होता है? बाल की खाल निकालना, ये आपको बताना है। बाल की खाल निकालना का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है छिद्रान्वेषण करना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में डिटेल से कोई जानकारी निकालना। बाल का खाल निकालने का एक अर्थ होता है छिद्रान्वेषण करना, इसका मतलब होता है। रूढ़ शब्द का उदाहरण है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है ये बताना है। रूढ़ शब्द का उदाहरण यहाँ पे जो कमल है, कमल एक रूढ़ शब्द का उदाहरण है। लोटा डोरी, लोटा डोरी में अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है, ये आपको ध्यान रखना है। द्वंद्व समास है लोटा, जिसमें भी आपको बीच में डैश दिख रहा है जैसे कि माता पिता हो जाएगा, ये सभी में द्वंद्व समास होता है। विजयादशमी संज्ञा है, विजयादशमी में कौन सा संज्ञा है? विजयादशमी एक त्यौहार होता है, तो ये क्या होगा? कोई भी त्यौहार वगैरह हो गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, त्यौहारवाचक नहीं मानना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, फेंक कर चलाने वाले अस्त्र को क्या कहते हैं? फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? सॉरी, हथियार को क्या कहते हैं? तो उसको अस्त्र कहा जाता है। फेंक कर जो चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आदित्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? आदित्य, आदित्य इसको बोलते हैं आदित्य, सूर्य को बोला जाता है, सूर्य को आदित्य बोला जाता है। सूर्य को सूरज, आदित्य, रवि ये सभी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है ये बताना है। यहाँ पे आंसर होगा कामना। कामना जो दिख रहा है ये आनंद का समानार्थी शब्द नहीं है। क से म तक के वर्णों को कहा जाता है। क से म तक के वर्ण को क्या कहते हैं? क ख ग घ से म तक जो होता है इन शब्द को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? स्पर्श वर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। क से म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श वर्ण। अगला प्रश्न, यहाँ पर से गणित का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग पहले साइंस और जीके को देख लेते हैं। यहाँ से साइंस का प्रश्न है और साइंस के प्रश्न इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको साइंस में फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ से आपको सारे प्रश्न को अच्छे से देख लेना है, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखते हैं पहला प्रश्न साइंस का। इसमें है कि अनावश्यक या फिर खराब ईमेल को क्या कहते हैं? खराब ईमेल को क्या कहते हैं? खराब ईमेल को क्या कहते हैं? खराब ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। खराब ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न, यहाँ पे मिलान करना होता है, मिलान करना है। यहाँ पे रासायनिक नाम दिया गया है और इसका नॉर्मल नाम दिया गया है। नीलाथोता का रासायनिक नाम क्या होता है? ये सभी यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे मिलान करना है आपको। नीलाथोता को कॉपर सल्फेट बोला जाता है और बेकिंग एप्सम लवण, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक लग रहा है। अगला देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या होगा? बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और धोने वाले सोडा को, ये कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं। उसके बाद एक बचिया एप्सम लवण, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मैग्नीशियम सल्फेट कहेंगे, सॉरी, एप्सम लवण को मैग्नीशियम सल्फेट कहेंगे। यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, सूचना की एक छोटी इकाई, सूचना की एक सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है को क्या कहते हैं? सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर समझ सकता है? इसका सही आंसर होगा बिट, बिट कहा जाता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, आपको ध्यान रखना है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ध्यान रखना आपको। सूचना कंप्यूटर में डैश के रूप में स्टोर होता है। डाटा जो होता है कंप्यूटर में वो किसके रूप में स्टोर की जाती हैं? डाटा को कंप्यूटर में किसके रूप में स्टोर करते हैं? इसका सही आंसर होगा फाइल।
डाटा को कंप्यूटर में फाइल के रूप में स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। फिर से उद्योग, यहाँ पे क्या है, औद्योगिक विधि दिया गया है और उद्योग दिया गया है। यहीं पे यहाँ यही मिलान करना है कि कौन सा विधि किस उद्योग में काम आता है, कौन सा विधि किस उद्योग में काम आता है। यहाँ पे मिलान करना है कि किसका यानी कि कौन से विधि का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो देखते हैं क्रैकिंग विधि का उपयोग पेट्रोलियम में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्रैकिंग विधि पेट्रोलियम में, स्मेल्टिंग विधि कॉपर के निष्कर्षण में किया जाता है यूज, और हाइड्रोजिनेशन ये खाद्य वसाय के रूप में होता है, और वल्केनाइजेशन ये रबर का वल्केनाइजेशन होता है, जिसमें कि रबर को थोड़ा कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है वल्केनाइजेशन की क्रिया में। अगला प्रश्न देखते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। कीड़े देखे होंगे आप लोग पानी की सतह पे चल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगला प्रश्न है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे कैसे घूम सकते हैं। कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे कैसे घूम सकते हैं। यानी कि कीड़े जो होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हैं, पानी की सतह पर चल फिर सकते हैं, कैसे, यानी कि किस कारण से चलते हैं, यही बताना है यहाँ पे। इसका आंसर होगा पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही कीड़े मकोड़े पानी पर चल पाते हैं। तापक्रम की SI यूनिट क्या है। तापक्रम का SI इकाई क्या होता है, ये आपको बताना है। SI इकाई क्या होता है तापक्रम का। इसका आंसर होगा केल्विन का, यानी कि ताप का SI यूनिट केल्विन होता है, याद रखना है। कित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं। इसका स्रोत कौन सा होता है। इसका स्रोत होता है ताज़ी सब्जियां में विटामिन ई की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा रोग का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो कि भूख, प्यास और नींद को कंट्रोल करता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और भूख, प्यास और नींद को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि रक्त को थक्का बनने के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विटामिन के रक्त को थक्का बनाने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा था। ऐसा किसने कहा था, ये बताना है। ऐसा कहा था आइंस्टीन ने। किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। अगला प्रश्न, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ये बताना है। इसका आंसर होगा ईंधन सेल जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है। कौन सी ग्रंथि है जो कि जोड़े के रूप में होती है, यानी कि जोड़ा मतलब दो के युग्म में होता है। कौन सा ग्रंथि है, इसका सही आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है ये वृक्क के यानी कि किडनी के ऊपर में होता है और ये जोड़े के रूप में होता है, सिंगल नहीं होता है। अगला प्रश्न है 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होगा, यानी कि किसके बराबर होगा। 100 डेसिबल किसके बराबर होगा, ये बताना है। इसका आंसर होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के। एक मशीन शॉप से जो शोरगुल आता है वो लगभग 100 डेसिबल का आता है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। एक स्थिर वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन स्थिर रहेगा। एक वृत्ताकार रोड है, उसमें एक यानी कि एक पिंड है जो कि एक समान चाल से घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है जो कि स्थिर है, क्या चीज़ स्थिर है, ये बताना है। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा हमेशा समान है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, किनेटिक एनर्जी को हाफ mv² बोला, हाफ
इसका सूत्र होता है हाफ mv²। अगला प्रश्न है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर, आगे देखते हैं, शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा सैकरीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक नहीं है, ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक नहीं है। बाकी टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सभी एंटीबायोटिक के रूप में इन सब का यूज किया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन एक टैबलेट भी देखेंगे आप लोग। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है? इसका आंसर होगा 30 से 180 दिन। अगला प्रश्न है, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम क्या होता है? निःश्वसन के समय डायफ्राम होता है, एक होता है निःश्वसन, यहाँ पे विसर्ग नहीं होता है, एक निःश्वसन होता है। सांस जब लिया जाता है तो उसको निःश्वसन बोला जाता है, और जब छोड़ा जाता है तो उसको निःश्वसन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। छोड़ने के समय डायफ्राम होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कैसा होता है। इसका आंसर होगा गुंबदाकार हो जाता है। डायफ्राम जो है वो गुंबदाकार हो जाता है, यानी कि लगभग ऐसा हो जाता है, गुंबद के टाइप का हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड को वातावरण प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ से अब जीके का प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, ये बताना है। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? सही आंसर होगा वैशाली में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, याद रखना है। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था, ये बताना है। समाहर्ता, महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता कहा जाता है। महासंग्रहकर्ता को समाहर्ता बोलते हैं। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था, ये बताना है। भारत पर अंतिम सैन्य अभियान महमूद गजनी ने 1027 ईस्वी में किया था। 1027 ईस्वी में ये सोमनाथ मंदिर पर था, ये आपको याद रखना है। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा? चालीसा एक ग्रुप था, इनकी शक्तियों को किसने तोड़ा था? इसमें 40 लोग थे, इसकी शक्तियों को तोड़ा था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको किसने तोड़ा था? अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा से अकबर ने अपनी प्रजा में भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे अकबर ने, आपको याद रखना है। अकबर किस वंश का था? तो अकबर मुगल वंश का था। अगला प्रश्न है, 1529 ईस्वी में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था लेकिन शेर खां ने उनको हरा दिया था? किसने आक्रमण किया था? आक्रमण किया था नुसरत शाह ने। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया था, शेर खां ने उसको हरा दिया था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ये बताना है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ध्यान रखना है। 22 अक्टूबर 1764 को। बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया? बिहार में विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया? बिहार में विद्रोह को कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया था। कौन सा विद्रोह का बात हो रहा है यहाँ पे? 1857 का विद्रोह के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। 1857 का जो विद्रोह था उसको बिहार से नेतृत्व किसने करा था? कुंवर सिंह जी कर रहे थे, ये आपको याद रखना है।
किस घटना को राष्ट्रीय आंदोलन के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर होगा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? बंगाल विभाजन को किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? इसका सही आंसर होगा रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम के कारण गांधी जी भारत स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में आकर आ गए थे रॉलेट अधिनियम के समय। अगला प्रश्न है कि 1946 से 50 के बीच संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। 1946 से 50 के बीच राजेंद्र प्रसाद इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में किस वर्ष की गई थी? टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साक्ची में कब किया गया था? सिंहभूम जिले के साक्ची में 1907 में किया गया था। टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना साक्ची में 1907 में किया गया था। 1907 में एक सूरत अधिवेशन भी हुआ था, आपको पता होगा। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो ये भी 1907 में हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ पर व्यतीत किया था? उन्होंने लगभग 23 वर्ष तक तपस्या किया था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया था। कहाँ पे व्यतीत किया था? इसका सही आंसर होगा गया में उन्होंने किया था, एक बोधि वृक्ष के नीचे। नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती हैं? नील नदी किस महाद्वीप में है? इसका सही आंसर होगा नील नदी अफ्रीका में है। और विक्टोरिया झील से इसका नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित महासागरों में से कौन से पनामा नहर द्वारा जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित महासागरों में से कौन से पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। पनामा नहर किसके बीच है? ये बताना है। पनामा नहर किसके बीच है? पनामा नहर है अंध महासागर और प्रशांत महासागर के बीच। अंध महासागर और प्रशांत महासागर के बीच कौन सा नहर है? यहाँ पे अभी क्या देखे आप लोग? यहाँ पे है पनामा नहर। पनामा नहर किसके बीच है? अंध महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है पनामा नहर। याद रखना आपको। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? अंटार्कटिका में। और ये एक साइंटिस्ट केंद्र है, यानी कि यहाँ पे साइंटिस्ट लोग का एक केंद्र है दक्षिण गंगोत्री नाम का, एक अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका महाद्वीप ये बर्फ से ढका हुआ है, पता होगा आपको। कित देशों में से दुग्ध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? निम्नलिखित देशों में दूध उद्योग किसका एक प्रमुख उद्योग है? दूध उद्योग किसका है? इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क में दूध उद्योग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ का प्रमुख उद्योग दूध उद्योग है। इसके बाद अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 से 105 तक आपको इस पैसेज को पढ़कर आंसर देना है। इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है। उसके बाद 105, उसके बाद यहाँ पे 106 नंबर से यहाँ पे साइनो पूछा जाता है। साइनोनिज्म पूछा गया है। सिंक्रोनिसिटी इसका क्या होता है? एंटोनिम। साइनोनिज्म क्या होता है? सिंक्रोनिसिटी। इसका आंसर होगा कन्फर्मिटी इसका क्या होगा? साइनो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपका बस आएगा ऐसे अरेंज करने के लिए, तो आपको अच्छे से एक ऐसा अरेंज करना है कि एक अच्छा सेंटेंस बन जाए। इस टाइप से आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा ये आपको बताना है। यहाँ पे सेंटेंस बनेगा द एटमोसफेयर इज अगेंस्ट देम बट देयर
अपीयर्स इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन टू बी फाइट लेफ्ट। यहाँ पे सीरीज में ही दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो ये पहला वाला ही होगा, द एटमोसफेयर इज अगेंस्ट देम बट देयर अपीयर्स टू बी फाइट लेफ्ट। उसके बाद ये वाला होगा, नीचे वाला पहले होगा, उसके लास्ट में आएगा ये क्यू वाला, यानी कि PRQ होगा, PRQ। इसी तरह से आपको आंसर देना है इंग्लिश का। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अभी हम लोग ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश को डिस्कस नहीं करेंगे। इंग्लिश को हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछले वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आपको सारा प्रैक्टिस सेट पिछला जो भी डिस्कस हुआ है, टोटल 18 हुआ है डिस्कस, तो सभी को आपको देख लेना है। धन्यवाद।